बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसका चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, वेक्टर इन स्पेस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है बेटा। लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 14.1 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। लेकिन इससे पहले हम इससे जो रिलेटेड डेफिनेशंस हैं पहले वो पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1। अच्छा बेटा, डेफिनेशंस मार्क करते जाना है। आप 9-10 क्लासेस के अंदर वेक्टर्स पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, वही चीज है बेसिकली, थोड़ा सा आइडिया देना आपको। पहले तो डिफरेंस आता है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, ये आपको नजर भी आएगा इस पेज के ऊपर। वेक्टर टॉपिक के नीचे जो सेकंड लाइन है, स्केलर। अ स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड और साइज, यानी किसी क्वांटिटी में जस्ट मैग्नीट्यूड हो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, सच एज मास टाइम डेंसिटी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस भी देखी जाती है, वो वेक्टर कहलाती है क्वांटिटी हमारे पास। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर भी। ये दो डेफिनेशंस आपने मार्क कर लेनी है यहां से, इस पेज से। अब इसके नीचे आपको एक और डेफिनेशन आएगी, इक्वल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स u and v of R2 टू डायमेंशनल XY प्लेन के अंदर आर सेट टू बी इक्वल। अगर इक्वल तब होंगे जब उनके कंपोनेंट सेम होंगे, यानी कंपोनेंट्स वेक्टर के दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और तीन भी, वो डायमेंशन पे यानी स्पेस पे डिपेंड करता है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल वेक्टर हमें गिवन है। ठीक है, जैसे यहां पर डेफिनेशन में टू कंपोनेंट्स है, x1 x2 के बराबर होगा, y1 y2 के बराबर होगा। अगर कंपोनेंट इक्वल हो तो वो वेक्टर्स इक्वल होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, पैरेलल वेक्टर्स। अक्सर बच्चे एग्जाम में गलत कर देते हैं और इक्वल वेक्टर की डेफिनेशंस लिख देते हैं। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यानी दो वेक्टर्स u और v पैरेलल तब होंगे जब एक नॉन जीरो स्केलर हमें मिले, दोनों को इक्वल कर दे। k इज अ नॉन जीरो स्केलर। ठीक है बेटा, वो जो मर्जी नंबर हो सकता है जीरो के अलावा। तो ये डेफिनेशन मार्क कर लेनी है आपने, अच्छे तरीके से इसे याद भी करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं जी पोजीशन वेक्टर, जो आपकी बुक पेज 260 पर मौजूद है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी डिफिकल्ट लिखी है। मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता देता हूं, मैंने पेज पे रीराइट किया है। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, यानी एक्स वाई प्लेन के अंदर ओरिजिन पर होगा विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे मैंने P लिखा है, इज नॉन एज पोजीशन वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय OP। ये उसकी ज्योमेट्रिकल शेप बनती है हमारे पास। इनिशियल पॉइंट हमारे पास ओरिजिन पर है और P कहीं पर भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये डेफिनेशन आपने रीराइट करनी है पोजीशन वेक्टर की। अच्छा बेटा, अब आते कुछ पॉइंट्स भी आपने नोट करते जाना है MCQs के लिए। यहां पे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, हम कंपोनेंट यूज करते हैं वेक्टर्स के अंदर। आई कंपोनेंट ये आपको नजर आ रहा है, इसके ये होते हैं 1 0 0, जे कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास 0 1 0 और के कंपोनेंट होता है 0 0 1 के बराबर। इन R2 के अंदर ये टू डायमेंशंस के अंदर है हमारे पास। ठीक है बेटा, इसे नोट कर लेना MCQs में। अब नीचे एक डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब a unit vector is defined as a vector whose magnitude is unity, unity से मुराद होता है 1। अगर किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, लेंथ, नॉर अगर 1 हो तो वो हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, और अगले नेक्स्ट पेज पे 262 पे u कैप, उसको कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करके सॉल्व करके हम वेक्टर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी पेज पे कुछ और पॉइंट्स हैं, ये आपने MCQs के तौर पे याद रखना है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव और स्केलर। ये हम रियल नंबर्स के अंदर भी पढ़ते हैं, क्लास 9th और 10th क्लासेस के अंदर भी, वहीं पर इसका इस्तेमाल है। लेकिन यहां पर वेक्टर क्वांटिटीज है, इनके नेम याद रखने आपने MCQs के लिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास। ठीक, ओके, ठीक है, सारी डेफिनेशंस कंप्लीट हैं, तमाम की तमाम जो मैंने बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं 14.1। ठीक है बेटा, चले जी, चल बेटा एक्सरसाइज 14.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, लेट u, v एंड w, ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग, हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है
इन तीन फैक्टर्स की मदद से। ठीक है बेटा, चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। हमें इसको सॉल्व करना है u प्लस 2v प्लस w। कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिखेंगे। u की वैल्यू कितनी है? 3i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2 टाइम्स v की वैल्यू कितनी है? i माइनस 5j और माइनस k, और लास्ट में w की वैल्यू क्या है हमारे पास? माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। ये तीनों वेक्टर्स पहले आपने लिख लेने हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सॉल्व कैसे कर रहे हैं। ये वैल्यू हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हर कंपोनेंट को अंदर, 2i 10j माइनस 2k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये लेकिन ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 के इक्विवेलेंट। ये वैल्यू लिख दी। अब इसे सॉल्व कैसे करना है? तीनों वेक्टर्स को प्लस करना है। जब प्लस करना होगा हमने तो कंपोनेंट वाइज i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ सॉल्व करेंगे हम। यहां पे 3 है प्लस 2 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये i यानी 1i के इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा? उसके बाद j प्लस 2j माइनस 10j माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस j है। जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 9j माइनस साइन के साथ आएगा। उसके बाद k कंपोनेंट माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7 हो गया, माइनस 7 प्लस 7 वो 0k के इक्विवेलेंट, यानी वो सॉल्व हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? i माइनस 9j और 0k खत्म हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका। बड़े सिंपल से सवाल हैं, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें v माइनस 3w को सॉल्व करना है। तो v की वैल्यू हमारे पास गिवन है i माइनस 5j माइनस k माइनस 3w, w की वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस 4i माइनस j और प्लस 7k। ये मेरे पास v और ये मेरे पास w, लेकिन पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे बाहर जो नंबर है हमारे पास, ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस 12i माइनस माइनस प्लस 3j प्लस माइनस माइनस 21k आ जाएगा। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करेंगे। ये i कंपोनेंट, ये i कंपोनेंट, टोटल 13 हो जाएगा। 1 प्लस 12 13। इसको सॉल्व करेंगे j कंपोनेंट को तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2j के इक्विवेलेंट। उसके बाद माइनस 1 माइनस 21, ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस 22k के इक्विवेलेंट। बड़े सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ कंपोनेंट वाइज आपने प्लस माइनस करना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट। यहां पर ये जो सिंबल है ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। 3v प्लस w यानी 3v की वैल्यू क्या हमारे पास? i माइनस 5j माइनस k प्लस w क्या हमारे पास? माइनस 4i माइनस j प्लस 7k बनेगा हमारे पास। मल्टीप्लाई करवा दे, 3i माइनस 15j माइनस 3k प्लस माइनस माइनस i प्लस माइनस माइनस j और प्लस 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 ही होता है 7k। अब कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। i कंपोनेंट को i के साथ सॉल्व करना है। अब हमने जब i को i के साथ सॉल्व करेंगे तो माइनस j बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये और ये टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 16 माइनस 16j। ये और ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4k के इक्विवेलेंट हमारे पास। ठीक है बेटा, ये वैल्यू तो कैलकुलेट कर दी हमने पहले सबसे। अब इसका मैग्नीट्यूड लेना है। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है, टेकिंग मैग्नीट्यूड। क्या लेना हमने? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बड़ा सिंपल सा होता है। आपने क्या करना होता है, अगर कोई वेक्टर आपके पास है v, उसका मैग्नीट्यूड हम इस फॉर्मूले से लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये कंपोनेंट्स है हमारे पास एक्स वाई जी आई जे और के, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
आई कंपोनेंट, आई का कंपोनेंट -1 है जी, प्लस जे का कंपोनेंट -16 है, उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो यहां पर जो जी की वैल्यू है के का कंपोनेंट दैट इज 4 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये आ जाएगा 256 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 16। तो फाइनली स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा 273। तो ये सिंपल फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड का। तो हम मैग्नीट्यूड इस तरह फाइंड आउट किया करेंगे अब, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ v। दो काम करने हैं इसके अंदर। ये 3 वेक्टर्स हमें दिए हैं, एक तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, दूसरा डायरेक्शन कोसाइन। चलो जी, कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना तो हमने सीख ली, जैसे मैंने यहां पर बताया इस पार्ट के अंदर। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेके कंपोनेंट का स्क्वायर करना है आई जे और के का। तो ये v की मैग्नीट्यूड हमारे पास बनेगी, इसकी पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। तो यह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई का कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट -2 का स्क्वायर और लास्ट में के का कंपोनेंट ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ जाएगा टोटल 9 + 4, नेगेटिव का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, ये कितना आ जाएगा 36। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 49 और जब 49 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी फर्स्ट पार्ट की हमारे पास 7 के इक्विवेलेंट। आगे उसने डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो ये डायरेक्शन कोसाइन के ये फार्मूले हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गैमा। इधर लिख लेते हैं cos अल्फा cos बीटा cos गैमा। ये क्या है हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन। फार्मूले बड़े सिंपल से, x ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये चीज आ जाएगी y ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, z ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू x i कंपोनेंट, और i की वैल्यू कितनी है 3 और मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, वो मैग्नीट्यूड कितना है 7। तो पहला डायरेक्शन कोसाइन ये आ जाएगा cos अल्फा, y की वैल्यू क्या -2 डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड 7 और z की वैल्यू कितनी है 6, k कंपोनेंट 6/7। तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएगा हमारे पास। सिंपल से सवाल है, मुश्किल कोई नहीं है, ठीक है बेटा। चलो जी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे कंपोनेंट का, -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट के कंपोनेंट के स्क्वायर कर देने आपने। उसके बाद नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा टोटल 16 और ये कितना आ जाएगा 16 और ये कितना आ जाएगा 4। जब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये आ जाएगा 36 और जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 6, मैग्नीट्यूड हमारे पास 6 आ जाएगी सेकंड पार्ट की। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फार्मूले वही हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गैमा इज इक्वल टू x ओवर v मैग्नीट्यूड, y ओवर v मैग्नीट्यूड, z ओवर v मैग्नीट्यूड हमारे पास, ठीक है बेटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर मिल जाएगा हमें। तो i कंपोनेंट x की वैल्यू होती है -4/6, जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो -2/3 बनेगा। नेक्स्ट वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4/6, जब इसे भी कैंसिल आउट करेंगे तो 2/3 आएगा। नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारे पास 2/6, z की वैल्यू तो ये आ जाएगा 1/3। तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी हमारे पास कंप्लीट हो गए सेकेंड पार्ट के। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब यहां पर एक चीज देख लें, हमारे पास आई जे के कंपोनेंट नहीं है, उसे लिख लेते हैं आपकी आसानी के लिए, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू भी निकालनी है। मैग्नीट्यूड में जरूरत नहीं पड़ती बेसिकली, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन में जरूरत पड़ती है। उसे लाजमी लिख लीजिएगा 0 के, आई जे और के वेक्टर को कंप्लीट कर लें पहले, उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। जब मैग्नीट्यूड लेनी है आपने कंपोनेंट का स्क्वायर, आई कंपोनेंट -6 का स्क्वायर, जे कंपोनेंट 8 का स्क्वायर और के कंपोनेंट हमारे पास क्या है 0 का स्क्वायर। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 36 और ये 64 और ये 0, ये 100 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है 10 के बराबर। तो ये मैग्नीट्यूड हमारे पास कंप्लीट हो चुकी इस वेक्टर की। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइन। फार्मूले वही है, cos अल्फा cos बीटा
कॉस गैमा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। तो फॉर्मूला क्या है, x ओवर v मैग्नीट्यूड, y ओवर v मैग्नीट्यूड, z ओवर v मैग्नीट्यूड। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -6/10। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -4/5, सॉरी 3/5 आएगा। और y की वैल्यू j कंपोनेंट 8/10, v मैग्नीट्यूड की वैल्यू 10, जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/5। ये 0 जो हमें गिवन नहीं थी, k कंपोनेंट 0/10 v मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड टी सो दैट, ये हमें इक्वेशन गिवन है, जो लेफ्ट साइड पे है वो दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की इक्वेशन हमें गिवन है और हमने टी की वैल्यू इवैल्यूएट यानी फाइंड आउट करनी है। यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आपको पता है, कंपोनेंट का स्क्वायर करना होता है, आई कंपोनेंट प्लस जे कंपोनेंट प्लस के कंपोनेंट। लेकिन ऊपर क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट। तो पहले हम इस स्क्वायर रूट को सॉल्व कर लेंगे ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना आए बार बार लिखने में। तो पहले ये मॉडुलस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख रहा था, 2i स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करके, ताकि हमें स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत ना पड़े। तो फिर आसान हो जाता है, बार बार स्क्वायर रूट नहीं लिखना पड़ता। मॉडुलस का स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी मैग्नीट्यूड का। जब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेंगे तो फिर हमें ये वाला स्क्वायर रूट लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे हम। जब कंपोनेंट का स्क्वायर करना है हमने, तो आई कंपोनेंट क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट क्या है, t-1 का स्क्वायर, और ये t है, सॉरी इसे करेक्ट कर लें, और ये t का स्क्वायर लास्ट में k कंपोनेंट, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। आंसर कितना बनेगा, 13। देखिए स्क्वायर रूट लिखने से अवॉइड करेंगे तो काम आसान होगा, इसलिए मैंने यहां पर स्क्वेयरिंग कर ली थी बोथ साइड्स। तो ये कितना आ जाएगा, 4, इधर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इसके बराबर आता है, आपने इसे खुद सॉल्व कर लेना है। और ये इधर आगे कितना हो जाएगा, 13 विच इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस 2t, ये और ये सॉल्व करेंगे तो याद आएगा -8 के इक्विवेलेंट। 4 + 1 5, 5 - 13 -8 के बराबर आता है। तो t कॉमन आ जाएगा। जब t कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, ये बनेगा हमारे पास, डिवाइड होने के बाद t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके मिड टर्म ब्रेक नहीं होती हमारे पास। बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला किसके बराबर है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहां पर a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -1 है, और c की वैल्यू -4 के बराबर है। इसमें रिप्लेस करते हैं, b की वैल्यू -1, स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर आ जाएगा -4a की वैल्यू कितनी है, 1, और c की वैल्यू कितनी है, -4, डिवाइडेड बाय 2a की वैल्यू कितनी है, 1, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप को यहां पे सॉल्व करते हैं। तो ये t किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी वैल्यू, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सॉल्व करने से 16 बनेगा, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 2a, 2 1, वो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये वैल्यूज आ जाएगी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास स्क्वायर रूट 17 आ चुका है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस को, यही हमारा आंसर है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। हमें एक वेक्टर दिया है, इसका हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला यूनिट वेक्टर। अगर हमने इसका यूनिट वेक्टर निकालना है v का, तो यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन v कैप के साथ करेंगे। वेक्टर को
उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो वो वेक्टर यूनिट वेक्टर बनता है। ये फार्मूला समझ लें आप। यूनिट वेक्टर जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हम इस फार्मूले से करेंगे, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर हमारे पास ये गिवन है, इस फार्मूले में पुट करते हैं -i प्लस 4j माइनस 8k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीकाकार मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्वायर i कंपोनेंट -1 का स्क्वायर, j कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, k कंपोनेंट -8 का स्क्वायर आ जाएगा। और ऊपर वैल्यू वैसे आ जाएगी -i 4j -8k आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, प्लस यहां पे डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर 1 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 16 और ये मेरे पास कितना आ जाएगा 64। ऊपर वैल्यू वैसे -i प्लस 4j -8k आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे हम लास्ट स्टेप में तो ये आ जाएगा हमारे पास -i वेक्टर प्लस 4j -8k डिवाइडेड बाय 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9 के इक्विवेलेंट। तो यहां पर हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर सेपरेट भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, वेक्टर निकालें और इसको इवेल्युएट कर लें आप। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ u, v एंड w ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। इसमें भी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है बट पैरेलल टू दिस वेक्टर। जो वेक्टर फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर वो इसके पैरेलल होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। इसको मैंने कह दिया ए वेक्टर, पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर बनेगा फिर इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी स्टार्ट करते हैं जी। ये मेरे पास 4u -3v प्लस 2w के इक्विवेलेंट वेक्टर गिवन है। तो वैल्यूज क्या गिवन है, ये 4 एज इट इज u, ये वैल्यू गिवन है, ये लिख देनी है आपने -3v, ये v की वैल्यू आपने लिख देनी यहां पर, प्लस 2w ये गिवन है, ये इस तरह लिख देने हैं। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं अंदर 8i 4j -12k के इक्विवेलेंट। 4 को अंदर हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहां पर माइनस है तो सबके साइन भी चेंज करने हैं। तो प्लस 3i प्लस -12j और माइनस प्लस -6k आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये टोटल कितना आ जाएगा 6i -4j प्लस 2k बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां पर कंपोनेंट वाइज सॉल्व करना है। i का कंपोनेंट 8 है और प्लस 3 है और लास्ट में प्लस 6 है। ये टोटल कितना हो जाएगा 17 बनता है। तो 17 i के इक्विवेलेंट आंसर आ गया। उसके बाद j 4 -12 और लास्ट में -4, ये कट देगा तो आंसर -12j बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, लास्ट में k कंपोनेंट -12 -6 और +2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास -16 के इक्विवेलेंट आएगा। तो -16k ये वेक्टर आ चुका जो हमने सॉल्व कर लिया। इसका हमने यूनिट वेक्टर बनाना है, तो इसे मैंने क्या नाम दिया a। तो यूनिट वेक्टर मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी। यूनिट वेक्टर a को इस तरह लिखेंगे, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे। तो वेक्टर हमारे पास क्या है 17i -12j -16k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट कंपोनेंट का स्क्वायर। तो कंपोनेंट क्या है 17 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर और लास्ट में कंपोनेंट क्या है -16 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया। दरम्यान में प्लस का साइन है तो प्लस ही ऑलवेज लिखने। अक्सर बच्चे यहां पे माइनस करके सवाल गलत कर देते हैं, तो वो कंपोनेंट की वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है बेटा, चलो जी ए कैप ऊपर वैल्यू ऐसे आ जाएगी 17i -12j -16k
डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर आ जाएगा 289 प्लस 144 प्लस 256। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वेक्टर वैसे ही आ गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय ए यूनिट वेक्टर। जब इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से आपने इसे ऐड कर लेना है, जब ऐड करेंगे तो 689 इसका आंसर आएगा। तो यहां पर हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। फाइंड अ वेक्टर, हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है हुज, दो पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में वो क्या पूछता है, मैग्नीट्यूड इज 5, यानी जो वेक्टर आपने फाइंड आउट करना है उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर। फॉर एग्जांपल जो वेक्टर फाइंड आउट करना है वो मैंने W है, क्या फाइंड करना है, W, मिसाल के तौर पे भी समझ लेते हैं, और इसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 5 के बराबर है। क्लियर बेटा। आगे एंड जो वेक्टर मालूम करना है ये वाला, इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, वो इस वेक्टर के पैरेलल है, और इस वेक्टर को मैंने क्या नाम दे दिया, U, यानी जो वेक्टर निकालना है दैट इज पैरेलल टू U के इक्विवेलेंट। अब कैसे सॉल्व करना है इस पॉइंट को आपने समझना है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है उस वेक्टर की, सॉरी वो वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 5 के इक्विवेलेंट, और हमें मालूम है कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हम निकालते हैं उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर आती है, हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होती है, याद रखिए आप, ठीक है। कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, 5 के बराबर, सॉरी 1 के बराबर होती है। अगर इसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स, तो ये मेरा आंसर 5 के बराबर आ जाएगा। क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग बड़ी सिंपल सी है, सिंपल बता देता हूं आपको। हमने इस सवाल के अंदर क्या करना है, हमने निकालना है इसका यूनिट वेक्टर। जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे वो U कैप होता है, और हमें पता है वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, 1 के इक्विवेलेंट। जो यूनिट वेक्टर बनेगा आपने उसे किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 के साथ। जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसकी वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। जो वेक्टर हमने फाइंड आउट करना है ये हमारा टारगेट है। सवाल सिंपल है, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे इसका। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, वो आपको बताया, वो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। तो वेक्टर हमारे पास क्या है, 3i 4j माइनस k के बराबर, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या करना होता है, कंपोनेंट का स्क्वायर, i कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, j कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, k कंपोनेंट -1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलो जी नेक्स्ट स्टेप में ये u कैप, ऊपर वेक्टर वैसे आ जाएगा 3i माइनस प्लस 4j माइनस k डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस 1, ये 25 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। जब इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस k के बराबर, डिवाइडेड बाय √26। ये चीज आ गई हमारे पास, ठीक है। अभी यूनिट वेक्टर आया है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया। अब वेक्टर निकालना है W, नाम दे देते हैं, लेट W be the vector is parallel to this vector। इसको क्या नाम दिया, U के बराबर, किसके बराबर, U के बराबर, सच दैट जो हमने फाइंड आउट करना है, क्या बताया था, जो भी यूनिट वेक्टर बनेगा मैग्नीट्यूड कितनी चाहिए, जो वेक्टर निकालना है 5, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। तो यह आ जाएगा W मल्टीप्लाई बाय 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर्स। तो 5 टाइम्स यूनिट वेक्टर यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3i प्लस 4j माइनस k डिवाइडेड बाय √26। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15i प्लस 20j माइनस 5k डिवाइडेड बाय √26। ये वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड 5 होगी, लेकिन हमने चेक नहीं करनी, सिर्फ आंसर बताना। बड़ा सिंपल सा था, जिसके पैरेलल है पहले उसका यूनिट वेक्टर बनाएं, उस यूनिट वेक्टर को जितनी मैग्नीट्यूड चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा।
बिल्कुल इसी तरह सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसे लेट कर लेंगे u के बराबर माइनस आई प्लस जे प्लस के बराबर। ये वेक्टर तो आ चुका हमारे पास, ठीक है बेटा। अब आगे क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। स्टेटमेंट वैसे ही है, सवाल थोड़ा सा चेंज है। पहले हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे है, तो वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करें। तो वेक्टर क्या हमारे पास माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आई कंपोनेंट माइनस वन का स्क्वायर, जे कंपोनेंट वन का स्क्वायर, के कंपोनेंट भी वन है तो वन का स्क्वायर आ जाएगा। तो यू कैप ऊपर तो आ जाएगा माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय, इसका आंसर भी वन आना है, इसका आंसर भी वन आना है, इसका आंसर भी वन आना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये चीज आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। यूनिट वेक्टर आ गया, लेकिन हमने वेक्टर निकालना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 7 के बराबर। लेट कर लेते हैं W बी द वेक्टर जो हमने फाइंड आउट करना है इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। उसको क्या नाम दिया U, सच दैट जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 7 के इक्विवेलेंट। तो W इज इक्वल टू 7 टाइम्स यूनिट वेक्टर्स। बस इसमें सिंप्लीफाई करते हैं, इसे आंसर आ जाएगा हमारे पास 7। U की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। मल्टीप्लाई करें, हमें आंसर मिल गया माइनस 7i प्लस 7j प्लस 7k। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो ये वो वेक्टर मिल गया हमें जिसकी मैग्नीट्यूड किसके बराबर है हमारे पास 7 के बराबर। आगे इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आंसर दे दें, हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहां पर ये वाला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इफ u v एंड w, ये तीन वेक्टर्स हमें गिवन है, रिप्रेजेंट्स द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये तीनों वेक्टर u v एंड w ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ट्राइंगल बनाते हैं हमारे पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर x है और यहां पर y है, ये कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं ये कंडीशंस के मुताबिक। चलो जी, सिंस u v एंड w रिप्रेजेंट्स अ ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास, ट्राइंगल बनाते हैं तीनों के तीनों वेक्टर्स, तो ये याद रखिए, तो सम ऑफ ऑल वेक्टर्स यानी u प्लस v प्लस w इक्वल होगा नल वेक्टर के इक्वलेंट। ये बात याद रखनी है आपने। अगर तीनों वेक्टर्स ट्राइंगल बनाएं तो सम ऑफ ऑल वेक्टर्स किसके बराबर होता है 0 के बराबर। इस कंडीशन को यूज करके हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो u किसके इक्विवेलेंट है x i प्लस 2j प्लस 3k। v की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है i प्लस yj माइनस 3k। आगे क्या हमारे पास माइनस 2i माइनस 3j, k कंपोनेंट नहीं है वो आ जाएगा 0, ये नल वेक्टर के बराबर आ गया। अब देखिए हमारे पास i कंपोनेंट, एक ये वाला कंपोनेंट है i, एक ये कंपोनेंट है और एक ये कंपोनेंट है, ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। चलो पहले कॉमन ले लेते हैं, इन तीनों में से i कॉमन लेते हैं, फिर काम आसान हो जाएगा। जब i कॉमन लेंगे तो ये x आ जाएगा, इधर 1 बचेगा प्लस 1 और इधर कितना बचेगा माइनस 2 के बराबर, ठीक है। i को कॉमन ले लें, डायरेक्ट सॉल्व मत कीजिए, मिस्टेक का चांस कम होगा। फिर उस j कंपोनेंट ये है और ये, इसमें j को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और इधर प्लस y और इधर क्या हमारे पास माइनस 3j। अब k कंपोनेंट को कॉमन लेते हैं 3 और यहां पे भी 3, बाहर k, इधर k कंपोनेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है बेटा। अब सॉल्व करते हैं इसे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1 i के बराबर, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास y माइनस 1 j के बराबर, और ये 0 k बनेगा हमारे पास यहां पर, ठीक है बेटा। अब राइट साइड में हमारे पास नल वेक्टर है, तो नल वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है 0i प्लस 0j प्लस 0k के बराबर। अब यहां पर इस वेक्टर को इसके साथ कंपेयर करेंगे, लेफ्ट और राइट को, तो कंपेयर करने से कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, क्या करेंगे कंपेयरिंग कंपोनेंट्स,
जब हम कंपोनेंट्स को कंपेयर करेंगे किसके, आई, जे और के, तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां पर ये किसके बराबर आ जाएगा, आई कंपोनेंट ये इसके बराबर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये जे कंपोनेंट है ये भी 0 के बराबर होगा, y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 1 और y की वैल्यू भी क्या मिल गई 1। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, लेकिन आपकी बुक के अंदर आंसर गलत दिया है, यही इसका राइट आंसर बनता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन है ए बी सी डी के, वो क्या है यू वी डब्ल्यू एंड जी, और हमें मालूम है जो पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट होता है वो ओरिजिन पॉइंट पर होता है। इस पॉइंट को याद रखिए, हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आगे वो कहते हैं शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आपने प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। एक नॉन जीरो स्केलर हमें जरूर मिलता है जो दोनों वेक्टर्स को इक्विवेलेंट बनाता है। कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है लैम्डा, नेगेटिव नंबर भी आ सकता है। तो हमने इस तरह का रिजल्ट प्रूव्ड करना है इस सवाल के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे। पोजीशन वेक्टर का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है। किधर, ओरिजिन पर। ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए लिखते हैं, लेकिन वो क्या दिया यू के बराबर। बी का पोजीशन वेक्टर को ओ बी के साथ लिखते हैं, लेकिन वो क्या दिया हमें वी के बराबर। ओ सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी के साथ लिखते हैं, और डब्ल्यू हमें गिवन है इसका, और डी का पोजीशन वेक्टर ओ डी बनता है। इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पर होता है पोजीशन वेक्टर का, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, चारों के चारों वेक्टर्स। तो पहले मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा ए बी की, उसके बाद हम अपना रिजल्ट प्रूफ करेंगे। तो ए बी कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होता है, यानी ओ बी माइनस ओ ए के बराबर। ठीक है, और ओ बी की वैल्यू क्या हमारे पास, दैट इज वी, और ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज यू। ये चीज आ जाएगी। वी वेक्टर हमें गिवन है वो ये है। चले जी पहले v की वैल्यू लिखते हैं। v हमारे पास क्या गिवन है 7i प्लस 8j प्लस 4k। ये हमें पहला वेक्टर गिवन है v माइनस u यानी ये वेक्टर को माइनस करना है, तो इनके सबके साइन चेंज कर देंगे हम। तो माइनस i माइनस 2j माइनस k के बराबर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी वेक्टर आ जाएगा मेरे पास। इसको इसमें से माइनस करते हैं, कितना बनता है 6i। जे कंपोनेंट 8 है, इधर भी हमारे पास माइनस 2 है, तो यह आ जाएगा 6j। उसके बाद इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 3k बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, ए बी वेक्टर तो आ चुका। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट नाउ एंड सी डी वेक्टर। तो सी डी वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं। सी डी माइनस ओ इक्वल होता है ओ डी माइनस ओ सी। ओ डी की वैल्यू क्या है जी, यानी जी में से डब्ल्यू को माइनस करना है, और जी की वैल्यू क्या हमारे पास ये है आई माइनस प्लस 2j प्लस 2k माइनस डब्ल्यू। इनके साइन चेंज करेंगे प्लस आई, और ये आ जाएगा हमारे पास यहां पर माइनस k के बराबर। ठीक है बेटा, चले जी फाइनल क्या आ जाएगा i प्लस आई कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2i के बराबर। किसके बराबर, 2i के बराबर। नेक्स्ट इसको आगे कंपोनेंट नहीं है, ये वैसे आ जाएगा 2j आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बेटा, इसको और इसको सॉल्व करें तो प्लस k के बराबर आ जाएगा। इसे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन कह देते हैं और इसे फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं। ये दो वेक्टर्स आ चुके। अब मुझे ये रिजल्ट यानी पैरेलल कोई एक नॉन जीरो स्केलर मिले, दोनों को इक्विवेलेंट बना दे। कैसे चलेंगे, इसी को लेके चलते हैं। टेक वन, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, ए बी किसके बराबर है 6i प्लस 6j प्लस 3k। क्या कॉमन आता है इसमें से, 3 कॉमन आता है। जब 3 कॉमन आएगा तो क्या रहेगा 2i प्लस 2j प्लस k। और ये वेक्टर किसका है, सी डी वेक्टर, जो ऑलरेडी फाइंड आउट किया है सी डी।
अब आप देख सकते हैं बाय डेफिनेशन हमें एक नॉन जीरो स्केलर मिल गया जिसकी मदद से दोनों वेक्टर्स इक्वल बन चुके। अगर ऐसी कंडीशन हमें मिल जाए, क्योंकि पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन ही यही है हमारे पास, नॉन जीरो स्केलर मिले तो वो इक्विवेलेंट बन जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, हेंस रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ए बी सी और डी। सबसे पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एग्जाम में वो एक ही पार्ट पूछता है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट 9 का। ए फर्स्ट पार्ट, फाइंड टू वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2। आपने दो वेक्टर्स निकालने हैं जिनकी लेंथ क्या है, 2 के बराबर। इसकी लेंथ भी 2 है और इसकी लेंथ भी हमारे पास 2 है। ठीक है, ये दो वेक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं पैरेलल टू द वेक्टर v, जो कि एक वेक्टर के पैरेलल है और वेक्टर कौन सा है, वो v इसके पैरेलल है। और आपने ये दोनों वेक्टर्स निकालने जिन दोनों की लेंथ क्या होगी, 2 के बराबर होगी। लेंथ मैग्नीट्यूड ही है हमारे पास, मैग्नीट्यूड तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड का ऑल्टरनेटिव नेम हमारे पास लेंथ भी होता है। इसे नॉर्म भी कहते हैं और लेंथ भी कहते हैं मैग्नीट्यूड को हम। अब हमने सॉल्व कैसे करना है, एक वेक्टर गिवन है और दो वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के ये दोनों पार्ट सॉल्व किए वैसे ही है। इसमें हमने क्या किया था, इस वेक्टर का हमने यूनिट वेक्टर निकाला और हमने मैग्नीट्यूड क्या फाइंड करनी थी, 5, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिल गया था। इसमें भी हमने यही काम करना है। तो पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करते हैं। जब वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, 2i - 4j + 4k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यानी लेंथ वो कितनी आएगी हमारे पास, कंपोनेंट का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टेप में से ऊपर से 2 कॉमन आता है, सिंप्लीफिकेशन आसान बनाते हैं। 2 कॉमन आने के बाद ये वेक्टर बचेगा ऊपर और नीचे हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में वो आ जाएगा 4 इसका प्लस 16, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2i - 2j + 2k डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 36। और 36 हमारे पास क्या होता है बेटा, 6 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर। और जब 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा यहां पर। जब यूनिट वेक्टर आ जाएगा उसके बाद हम वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर के आ गया फाइनली हमारे पास i - 2j + 2k डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब देखिए बेटा, दो वेक्टर्स निकालने, दोनों की लेंथ 2 है। एक को नाम मैं u दे देता हूं, एक को नाम w दे देते हैं जो वेक्टर निकालने हैं। लेट u एंड w बी द वेक्टर्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं ऑफ लेंथ। उनकी लेंथ कितनी है, 2। ठीक है, उनकी लेंथ क्या होगी, 2 सच दैट। अब देखें कैसे निकालना, जरा आपको आइडिया बताते। दोनों की लेंथ 2 होती है। जैसे एक यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर 2 बनता है। यानी इसको 2 के साथ तो मल्टीप्लाई करवाना है, एक को 2 के साथ करेंगे, एक को -2 के साथ करेंगे तो हमें दोनों वेक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन उन दोनों की लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड सेम रहेगी हमारे पास इस केस के अंदर। तो फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट हमारे पास कैसे आएगा, u कैसे मिलेगा, अगर इस यूनिट वेक्टर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2v का कैप, तो यह देखो 2 टाइम्स i 2j + 2k डिवाइडेड बाय 3। अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो फर्स्ट वेक्टर आ जाएगा 2i - 4j + 4k डिवाइडेड बाय 3। तो ये पहला वेक्टर तो आ चुका, लेकिन हमें दूसरा वेक्टर भी निकालना है।
उसको क्या नाम दिया W, उसको -2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड लेंथ उसकी 2 ही बनेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। तो सेकेंड वेक्टर W वो आ जाएगा -2 टाइम्स यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, फिर हम उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 के साथ, तो हमारा -2 आंसर बन जाएगा, ठीक है बेटा। चले जी, -2 इंटू क्या v वेक्टर आया हमारे पास, v कैप, ये यूनिट वेक्टर i -2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3, -2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकंड वेक्टर आ जाएगा -2i माइनस माइनस प्लस 4j माइनस प्लस माइनस 4k। तो ये दो वेक्टर्स आ चुके, एक ये वेक्टर आ गया और एक ये वेक्टर्स आ चुका। दोनों की मैग्नीट्यूड यानी लेंथ हमारे पास 2 होगी, एक को 2 के साथ, दूसरे को -2 के साथ मल्टीप्लाई करने से, ठीक है बेटा। यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट है, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइंड द कांस्टेंट ए, हमने कांस्टेंट ए फाइंड आउट करना है सो दैट द वेक्टर्स v एंड w आर पैरेलल। v और w वेक्टर्स पैरेलल हैं और a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा हमें पता है अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो तो एक नॉन जीरो स्केलर जरूर मिलता है जो दोनों को इक्विवेलेंट बनाता है। यह पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन के मुताबिक हमें कंडीशन मिलती है। लेकिन जब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो कांस्टेंट और दो वेक्टर्स पैरेलल गिवन हो तो हम ये कंडीशन यूज करेंगे जहां पर मैं लिखने लगा हूं। कौन से दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, v एंड w, इनके कंपोनेंट की रेशियो v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय w1 w2 और w3, इनके कंपोनेंट की रेशियो सेम होती है। याद रखें अगर कोई अननोन नंबर फाइंड आउट करना हो और दो वेक्टर्स पैरेलल हो, आप इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो जल्दी आंसर मिल जाएगा। अब v1 v2 v3 ये हमारे पास कंपोनेंट है यहां पर v वेक्टर के, तो v1 की वैल्यू i का कंपोनेंट दैट इज 1, v2 j का कंपोनेंट दैट इज -3, v3 कंपोनेंट ऑफ k दैट इज 4 डिवाइडेड बाय w1 इज अ कंपोनेंट ऑफ i का कंपोनेंट क्या हमारे पास a, और w2 इस w वेक्टर का j कंपोनेंट 9 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट w3 इज अ कंपोनेंट ऑफ k -12k इक्विवेलेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए बेटा यहां पर तीनों की रेशियो सेम है हमारे पास, लेकिन हम एक कंडीशन यूज करेंगे, एक पेयर ये वाला, इस पेयर को यूज करके a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे यहां से। तो मैं ये पेयर सेपरेट करूं, 1/a -3/9, a की वैल्यू फाइंड करनी है, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, a/1 -9/3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास 3 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज v एंड w आर पैरेलल। इस कंडीशन को यूज करें तो आपको बड़ी आसानी मिल जाती है, ठीक है। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड अ वेक्टर, हमने वेक्टर फाइंड आउट करना है ऑफ लेंथ 5, जिसकी लेंथ कितनी होगी 5 के इक्विवेलेंट। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया और 9 का ए पार्ट। वेक्टर तो निकालना है, उसकी लेंथ से मुराद मैग्नीट्यूड है 5, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट होगी इस वेक्टर के। मिसाल के तौर पर मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ क्या है 5, ये फाइंड करना है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में है। दूसरा वेक्टर इस फॉर्म के अंदर होगा, डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, ये वेक्टर v है। अब कैसे सॉल्व करना है, पहले इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसको -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डायरेक्शन भी अपोजिट मिल जाएगी और उसकी लेंथ भी 5 मिल जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहले इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। वेक्टर क्या i 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपोनेंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा i 2j प्लस 3k
और जब नीचे सॉल्व करेंगे ये 1 4 9 कितना बनता है ये हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 14। इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। ये यूनिट वेक्टर तो आ चुका हमारे पास, ठीक है। अब मुझे वेक्टर निकालना है, लेट कर लेते हैं u बी द वेक्टर जो फाइंड आउट करना है ऑफ लेंथ कितनी 5 इन दी अपोजिट डायरेक्शन, किसमें अपोजिट डायरेक्शन ऑफ v के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, हमने u फाइंड आउट करना है। तो u कैसे आएगा, अपोजिट डायरेक्शन यानी -5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस यूनिट वेक्टर के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो -5 इंटू -i -2j +3k डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 14 और मल्टीप्लाई करवाएं अंदर -5i +10j -15k डिवाइडेड बाई √14। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा इस वेक्टर क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बी पार्ट सॉल्व करवाया क्वेश्चन नंबर 14 का, वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए ए और बी निकालना है सो दैट वेक्टर्स आर पैरेलल। दो वेक्टर्स क्या है, पैरेलल। नाम दे देते हैं, एक वेक्टर u है 3i j और 4k, बल्कि इसको v कह देते हैं, पहले भी v यूज किया था b पार्ट के अंदर, और इसे w कह देते हैं। ai प्लस bj -2k सिंस v इज पैरेलल टू w, देयरफॉर ये पहले भी बता चुका हूं, जब अननोन नंबर फाइंड आउट करना हो a और b तो वेक्टर्स पैरेलल हो तो कंपोनेंट की रेशियो, पहला कंपोनेंट v है, सॉरी पहला वेक्टर v है तो v1 v2 v3, इसके कंपोनेंट i j k डिवाइडेड बाय w1 w2 और w3, इसकी कंपोनेंट की रेशियो इक्वल होती है जब पैरेलल वेक्टर्स हो, ठीक है। v1 v2 v3 ये वैल्यूज हैं कंपोनेंट हमारे पास, ये 3 है बराबर j का कंपोनेंट -1 इधर आ जाएगा और k का कंपोनेंट 4 के बराबर डिवाइडेड बाय a b और -2 के बराबर आ गया, ठीक है। अब दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। 3 ओवर, एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 ओवर a इज इक्वल टू 4 ओवर -2, इसका पेयर इसके साथ बना लें एंड इसका पेयर इसके साथ बना लें, दोनों को आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो आपको कम आंसर मिल जाएगा। तो रेसिप्रोकल लेते हैं, ये रेसिप्रोकल आ जाएगा -2 ओवर 4, ठीक है बेटा। उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा a2, इधर बचेगा 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a का आंसर -3/2 मिलेगा हमें, ठीक है। अब इसी तरह इसका रेसिप्रोकल b ओवर -1 -2 ओवर 4, ये और ये कैंसिल आउट होगा 1 ओवर 2, ये -1 ये माइनस और ये माइनस प्लस बचेगा, आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं तो 1 ओवर 2 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। अ स्पेसक्राफ्ट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट टू द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो मूव कर रहा है हमारे पास स्पेसक्राफ्ट, इसे हम ए कह देते हैं, लेट कर लेते हैं, और इसे बी कह देते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो मूव कर रहा है इन किलोमीटर्स। तो मैं ये हमारे पास मूवमेंट आ गई ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उस स्पेसक्राफ्ट की हमारे पास, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी वो डिस्प्लेस कितना डिस्प्लेस कर रहा है इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ये मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है इस सवाल के अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे देखें, तो पहले मैं लेट कर लेता हूं, दो पॉइंट्स मेरे पास गिवन है, एक ये गिवन है और एक ये गिवन है। फर्स्ट को ए सेकंड को बी कह दिया मैंने, लेकिन हमने वेक्टर्स की मदद से सॉल्व करना है तो पहले इनके पोजीशन वेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो पोजीशन वेक्टर्स की इनिशियल पॉइंट कहां पर होता है, ओरिजिन, तो ये वेक्टर आ जाएगा हमारे पास ए का फर्स्ट पॉइंट का, आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन
ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होती है वेक्टर्स बड़ी ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो ये 120 है, 240 -50। आई जे के मैं नहीं लिख रहा, इस तरह भी लिख सकते हैं। ओ बी बड़ी ब्रैकेट में वेक्टर होता है 130 फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड 210, थर्ड 80। ये वेक्टर्स आगे ए और बी के पोजीशन वेक्टर्स। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी ए से बी, वो वेक्टर होगा, क्योंकि हमें मालूम है जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे? बी में बी से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ए का, यानी ओ बी माइनस ओ ए करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी ए बी की। तो हमारे पास पहला वेक्टर यहां पे क्या लिखा? ओबी के कंपोनेंट्स 130, 210 और 80। ये चीज आ जाएगी माइनस ओ ए। सेकेंड वेक्टर क्या है? 120, 240 और -50। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट के साथ 130 माइनस 120 और 210 माइनस 240 और 80 माइनस माइनस प्लस, ये चीज बनेगी हमारे पास। ठीक है, सॉल्व करने से फर्स्ट कंपोनेंट का आंसर हमारे पास 10 आएगा, सेकंड का -30 और लास्ट का 130। ये डिस्प्लेसमेंट आया है हमारे पास। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है। हमने क्या फाइंड करनी थी? मैग्नीट्यूड। देन मैग्नीट्यूड किसकी? ए बी की। तो ए बी की मैग्नीट्यूड यानी इनके कंपोनेंट का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस -30 का स्क्वायर और लास्ट में क्या आ जाएगा? 130 का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगी ए बी डिस्प्लेसमेंट की। जब आगे से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और ये आ जाएगा 900 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16900। तो नेक्स्ट जब इसका आंसर लिखेंगे तो यह आ जाएगा मेरे पास 17900। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर रूट ऑफ 179 किलोमीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी इस पार्ट के अंदर। तो इस तरह सॉल्व करना था ये वाला क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन फॉर द गिवन वेक्टर्स। हमने डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है इन तीनों वेक्टर्स की। ये पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सॉल्व कर चुके हैं। डायरेक्शन कोसाइन का ये फॉर्मूला है cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा। लेकिन उसके लिए हमें पहले उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो ये जो वेक्टर गिवन है ना फर्स्ट पार्ट के अंदर u, तो पहले तो आपने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होती है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ -6 का स्क्वायर, i कंपोनेंट का स्क्वायर, j कंपोनेंट का स्क्वायर और लास्ट में k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, ये आ जाएगा 9 और ये आंसर आ जाएगा 4। तो ये बनेगा 49 और लास्ट में आ जाएगा 7। ये u मैग्नीट्यूड। देन हमने क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा। तो ये बराबर होता है हमारे पास x ओवर u, उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, y ओवर मैग्नीट्यूड, z ओवर मैग्नीट्यूड। ये जो हमारे पास x है ये i का कंपोनेंट है तो -6/7 आ जाएगा। y कंपोनेंट है j का तो यह देगा 3/7। लास्ट में k कंपोनेंट क्या 2 तो यह देगा 2/7। तो ये डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के। अब आते हैं इसमें, पहले इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड क्या बनती है हमारे पास? 4 का स्क्वायर, i कंपोनेंट का, j कंपोनेंट का और लास्ट में -5k कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 16 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 25 हमारे पास। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट को सॉल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा? 41 और 41 में जब ऐड करेंगे तो 45 बनता है। ठीक है, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5 आंसर आएगा इसका। देन हमें फाइंड क्या करना है? डायरेक्शन कोसाइन cos अल्फा, cos बीटा और cos गैमा। वेक्टर यानी कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दें। y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय
मैग्नीट्यूड, जी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई कंपोनेंट 4 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। जे कंपोनेंट कितना है 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड 5। लास्ट में क्या हमारे पास -5 के कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहां पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट का भी। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट। पहले मुझे ये वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेकिन उसके हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, पहले उसका वेक्टर बनाना पड़ेगा। हमें P पॉइंट दिया है और Q पॉइंट दिया है। तो P पॉइंट मेरे पास कितना 9 3 13 और Q पॉइंट क्या दिया 11 6 19। तो पहले इनके पोजीशन वेक्टर बना लेते OP OQ। ठीक है, इससे पहले भी हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर ये इस तरह सॉल्व कर चुके हैं। तो वेक्टर हमारे पास बड़ी ब्रैकेट के अंदर भी होता है 9 3 13। आप वेक्टर को इस तरह भी लिख सकते हैं OQ 11 6 19। देन पहले हम फाइंड करेंगे PQ, फिर उसके डायरेक्शन को साइन फाइंड आउट करेंगे। तो PQ वेक्टर आता है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, OQ माइनस OQ की वैल्यू कितनी है 11 6 19 माइनस 9 3 13 आ जाएगा। कंपोनेंट वाइज सॉल्व करते हैं। 11 में से 9 को माइनस करना है, 6 में से 3 को माइनस करना है और 19 में से 13 को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3 और ये आ जाएगा 6 के इक्विवेलेंट। तो ये तो अभी वेक्टर आया है हमारे पास। ठीक है, अब इसकी क्या निकालनी है मैग्नीट्यूड। देन मैग्नीट्यूड आएगी तो हम डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। तो ये वेक्टर PQ कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड में फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर और लास्ट में थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 9 और 36। जब इसका ऐड करेंगे तमाम नंबर्स को 49, तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड कितनी आ जाएगी 7 के इक्विवेलेंट आ जाएगी इस वेक्टर PQ की। लेकिन हमने निकालना क्या डायरेक्शन को साइन। तो डायरेक्शन को साइन क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा और लास्ट में कॉस गैमा। तो ये होता है x ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड, y ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और लास्ट में z ओवर उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्योंकि हम वेक्टर PQ को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है PQ का 2 और मैग्नीट्यूड कितनी आई 7 2/7। y कंपोनेंट कितना 3 और PQ की मैग्नीट्यूड कितनी आई 7 और लास्ट में z कंपोनेंट क्या हमारे पास 6/7। तो यहां पर डायरेक्शन को साइन भी हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर। हमें 3 वेक्टर्स गिवन है और पूछा ये तीनों वेक्टर्स सिंगल वेक्टर के डायरेक्शन एंगल हैं या नहीं, ये स्टेटमेंट है हमारे पास। ठीक है, डायरेक्शन को साइन तो हम पढ़ चुके हैं। अब है डायरेक्शन एंगल की बारी। ये आपके पेज 264 पे ये टॉपिक मौजूद है, डायरेक्शन एंगल एंड डायरेक्शन को साइन ऑफ ए वेक्टर। ये तो हम पढ़ चुके हैं डायरेक्शन को साइन। डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं अल्फा बीटा और गैमा। ये डायरेक्शन एंगल्स होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अब हमने चेक कर रहे हैं ये तीनों एंगल्स डायरेक्शन एंगल है या नहीं। तो नेक्स्ट पेज पे ये रिजल्ट आपको मिलेगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम चेक करेंगे पेज 265 पर जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गैमा अगर 1 के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला यूज करना है और ये एग्जाम्स में ये रिजल्ट आता भी है प्रूव करने के लिए। इंशाल्लाह ये मैं प्रूव्ड भी करवाऊंगा इस चैप्टर के। चले जी, हमने ये फॉर्मूला यूज करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। अगर ये 1 के इक्विवेलेंट आ गया तो ये डायरेक्शंस एंगल होंगे हमारे पास। ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा। इसमें रिप्लेस करते हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा
अल्फा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री हमारे पास, साथ में स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू भी कितनी है 45 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, गैमा की वैल्यू भी कितनी है वो 60 गिवन की है। सॉल्व करते हैं इसी, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 45 की वैल्यू कॉस 45, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, ये भी cos 45 है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तीनों का स्क्वायर करके इनको सम करेंगे, अगर 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा तो वो डायरेक्शन एंगल होंगे, अदरवाइज वो डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। 1/2 प्लस स्क्वायर करने से 1/2 प्लस 1/4, जब एलसीएम लेंगे इसका 4 एलसीएम 2 प्लस 2 प्लस 1 1 5/4 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये इसका आंसर नो होगा कि अल्फा बीटा और गैमा डायरेक्शन एंगल्स नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, इसमें भी यही फॉर्मूला यूज करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, अगर ये 1 आ गया तो ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे हमारे पास। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गैमा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, अल्फा की वैल्यू 30 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा की वैल्यू 45 प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, गैमा की वैल्यू 60 इज इक्वल टू 1। ये भी चेक करते हैं, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन स्क्वायर अब बाहर स्क्वायर आ जाएगा 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर आ जाएगा साथ ही, और cos 60 1/2 का स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करते हैं, अगर इसका आंसर 1 आ जाएगा तो वो हमारे पास डायरेक्शन एंगल्स होंगे। स्क्वायर करते हैं 3/4, इसका स्क्वायर 1/2, इसका स्क्वायर 1/4, एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये सेम एलसीएम है तो ये 3, ये सेम नहीं है 2 2 4 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर और इसका आंसर 1 आ जाएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 और ये 6/4 विच इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये आंसर 1 के इक्विवेलेंट नहीं बनता इसका भी, तो ये भी डायरेक्शन एंगल नहीं है, नो इसका आंसर होगा इस पार्ट में भी। अब आते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, ये हमें एंगल्स गिवन है, ये अल्फा बीटा और गैमा, फॉर्मूला क्या हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा, किसके इक्वल प्रूफ करना है 1 के इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। चलो जी, सॉरी चेक करना है, तो cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 45 प्लस cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू 60 प्लस cos स्क्वायर गैमा की वैल्यू 60 इज इक्वल टू 1। 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया प्लस cos 60 1/2 का भी स्क्वायर आ जाएगा, cos 60 1 ओवर 2 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 1/4 1/4 इज इक्वल टू 1, तो एलसीएम कितना आ गया 4, ये सेम नहीं है 2 बचेगा, इसको डिवाइड करने से 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे, तो 4/4 तो आंसर इज 1, तो इसका आंसर होगा यस, ये जो अल्फा बीटा गैमा है दे आर द ट्रिपल एंगल्स मींस डायरेक्शन एंगल ऑफ ए सिंगल वेक्टर, इसका आंसर यस होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर नंबर 14 की, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर 14.2 स्टार्ट करेंगे हम।